नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। नोटबंदी के ऐलान को 50 दिन पूरे हो गए। 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्थिक क्रांति बताकर नोटबंदी की शुरुआत की। इन 50 दिन में देश में क्या बदला, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हुआ, काला धन बाहर निकला तो कितना निकला और नोट बैन से आतंकवाद पर कितनी चोट हुई, और इस कदम के बाद मोदी सरकार और देश कहां खड़ा। नोटबंदी के फैसले पर ऐसे सारे सवाल मोदी सरकार से किए जा रहे हैं। करीब करीब पूरा विपक्ष नोटबंदी के खिलाफ एक साथ है। नोटबंदी के फैसले को विपक्ष ने आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला तक करार दिया। लेकिन 50 दिन के बाद देश की जनता नोटबंदी को लेकर क्या सोचती है? अब तक देश का जन समर्थन नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है या नहीं? घंटों घंटों कतार में खड़े होने और पैसे की किल्लत के बाद भी ऐसा लगता है लोग अब तक नोटबंदी का पक्ष ले रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। नोटबंदी के 50 दिन के बाद आज सबसे बड़ा सवाल यह कि इस फैसले से जनता परेशान हुई या यह फैसला लोगों की मुश्किलों के अंत की शुरुआत है। क्या नोटबंदी का फैसला आम लोगों के समर्थन की वजह से हिट हुआ, जिसे विपक्ष लगातार फ्लॉप बता रहा है? क्या नोटबंदी के फैसले पर जनता ने नेताओं की राजनीति को खारिज कर दिया? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी। कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैंने पहले दिन कहा था। No, nothing is there. Nothing is there. 50 परिवारों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ये यज्ञ किया है। नुकसान गरीब लोगों का हुआ है, बलि गरीब लोगों की चढ़ाई गई है, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की। आप जहरीली जबान बोलते हैं और जहरीली जबान के साथ साथ वो बहुत खोखली भी होती है, तथ्य उसमें नहीं होते हैं। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी का केजरीवालकरण हो गया है। ये देश झूठ बोलने वालों को स्वीकार नहीं करता है। सरकार बिल्कुल पास है। लोग अगर परेशानी है तो वो लोगों के मन की है। पैसा है भी, फिर भी लाइन लगी तो लग जाओ लाइन में। तो बेहतर हो रहा है, कैशलेस हो रहा है, वो बेहतर हो रहा है। चेक से जो काम चल रहा है वो एकदम फर्स्ट क्लास है। ऐसा उलझाया है लोगों की कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि सोचें कब, और सब के सब लाइन में लग करके खड़े हैं अभी तक। और सुना है कि यूपी में सबसे ज्यादा पैसा भेजा जा रहा है, इसलिए कि लोग लाइन में न लगें। इसलिए चुनाव भी आने वाला है। पूरा देश इस मूड में है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। देश के पेट पर, किसान मजदूर के पेट पर लात मारा, आर्थिक स्थिति बद से बदतर किया, और 50 दिन हो गया, अभी 74। इसका असर तो ठीक ही है, बस शुरुआत में सब चीज़ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब हम हैबिचुअल हो गए इस चीज़ के। 8 तारीख के बाद जैसे जैसे किसान का और आम लोगों का तकलीफ घटता गया, उसी तरह नेताओं लोगों का तकलीफ बढ़ता गया। Demonetization and demonetization, it's a mega scam. ऐसा स्कैम आजादी का बाद कभी नहीं हुआ है। विदाउट एनी प्लानिंग आज जो देश का हाल हो गया है, इकोनॉमी इज टोटली सेटल्ड। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन ले आएंगे इंडिया में। ये क्या अच्छा दिन का नमूना है? अभी तो समझ नहीं आ रहा हम लोग को क्या बोलना बोल के। क्यों बोलो तो जो खबर बोला था अच्छा लगा था, बट वो जो जाने के जो दिन हो रहा है, बट समझ नहीं आ रहा। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, नोटबंदी के 50 दिन बाद जनता परेशान या जिंदगी आसान? दूसरा सवाल, क्या नोटबंदी को जनता ने हिट किया या नेताओं ने फ्लॉप? तीसरा सवाल, 50 दिन वर्सेस 50 साल की लड़ाई क्यों? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या नोटबंदी पर जनता ने खारिज की नेताओं की राजनीति? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। केसी त्यागी हमारे साथ हैं, प्रधान महासचिव हैं, जेडीयू के राज्यसभा के सदस्य रहे। स्वागत है केसी त्यागी आपका बहुत दिन के बाद आज ताल ठोक के। जयवीर शेरगिल हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वैसे सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं। स्वागत है जयवीर शेरगिल आपका भी, कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जयवीर शेरगिल।
डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं। वो प्रवक्ता हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के, और बीजेपी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। वैसे पेशे से सर्जन है, डॉक्टर हैं। विजय सरदाना हमारे साथ होंगे। वो अर्थशास्त्री हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से उन्होंने MBA किया। एग्री बिजनेस, फूड और डेयरी टेक्नोलॉजी के वो विशेषज्ञ हैं। स्वागत है विजय सरदाना आपका भी। संबित पात्रा, 50 दिन के बाद सरकार का रिपोर्ट क्या कहता है, पास है कि फेल है? नहीं, स्वाभाविक रूप से केवल पास ही नहीं, बहुत अच्छे अंकों से पास है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से अगर लोग कहेंगे कि ब्लैक मनी के ऊपर ही अगर आपका मेन अटैक था, तो ये तो ब्लैक मनी सब सिस्टम में आ गया, क्योंकि यही ऑपोजिशन भी कह रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या टारगेट था कि जो पैसा इनफॉर्मल सेक्टर में था, जो दबा के घर में बैठे हुए थे, उसको फॉर्मल सेक्टर में लाना है ताकि उसमें टैक्स पेमेंट हो सके। स्वाभाविक रूप से वो हुआ है, टैक्स पेमेंट होगा, देश का टैक्स बेस बढ़ेगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आएगा। देखिए रोहित जी, अगर हम एक बोर्ड का एग्जामिनेशन, मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन भी देते हैं, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो 1 महीने बाद आता है। बच्चे 10th क्लास का एग्जाम देते हैं, 1 महीने बाद रिजल्ट आता है। थोड़ा पेशेंस रख के आप देखिए, इसका रिजल्ट तो अभी भी आने लगा है। नक्सलवादियों में सबसे बड़ा जो खेप नक्सलियों का, 539 नक्सल्स ने अगर 1 महीने में सरेंडर किया है, तो वो इसी 1 महीने में सरेंडर किया है। स्वाभाविक रूप से हर जगह एक पॉजिटिव रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। आज भी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, कि कुछ चोरों के पास सोने की जो बिस्कुट्स होती है वो चुराया हुआ रखा हुआ है, वो उसे बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई भी उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अपने आप में कितनी खुशी की खबर है कि देश में जो चोरी का माल चल रहा था, सोने की तस्करी और चोरी हो रही थी, उस पर भी एक तरह से रोक लगी है। हम यही तो कह रहे थे, काला धन के ऊपर हम रोक लगाएंगे, नक्सलवादी पर हम रोक लगाएंगे, टैक्स बेस बढ़ाएंगे, और POS मशीन हो चाहे डिजिटल कार्ड हो, इनमें क्वांटम जंप हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, कैशलेस की तरफ हिंदुस्तान बढ़ा है। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया आपका। मैं वापस आऊंगा आपके पास, अगले सवाल पर आपको और समय मिलेगा। केसी त्यागी साहब, अकेले CM है नीतीश कुमार अभी तक, जो बीजेपी से नहीं है, लेकिन जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम इसकी आलोचना नहीं की, इसकी भर्त्सना नहीं की, इसकी निंदा नहीं की, ये नहीं कहा कि साहब हम तो इसका विरोध करते हैं, ये तो देश के ऊपर बड़ा अत्याचार हो गया। यह अलग बात है कि उनके डिप्टी CM ने 50 दिन होते होते सब्र खो दिया और वो मैदान में उतर आए। लेकिन आज 50 दिन जब हो रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे संबित पात्रा देख रहे हैं वैसे कि सब कुछ अच्छा है, या फिर आपका अपना आकलन है कोई? नहीं रोहित जी, हम समाजवादी आंदोलन में काले धन की जो व्यवस्था है उसके पहले से ही विरोधी रहे हैं। जनता पार्टी के शासनकाल में भी जब समाजवादियों का बोलबाला था, तब भी 15,000 के 10,000 के नोटबंदी कराने में हम लोगों को सफलता मिली थी। हमारा आंकलन है कि जो काले धन की समांतर व्यवस्था है वो लगभग 45 लाख करोड़ के आसपास की है, जो चुनाव को प्रभावित करती है, अर्थनीति को प्रभावित करती है, और विदेश में भी पैसा जमा होता है, बेनामी संपत्ति में लगता है, सोने चांदी के कारोबार में लगता है, और एक समांतर व्यवस्था की चलती है, एक समांतर राज व्यवस्था चलती है। तो काले धन की समाप्ति की दिशा में उठाया गया ये एक अच्छा कदम है, जिसका हमारी पार्टी ने और हमारे मुख्यमंत्री दोनों ने स्वागत किया है। इससे राहत भी हुई है, थोड़ी आफत भी हुई है, चूँकि आपके भी चैनल ने दिखाया है 100 से ज़्यादा लोग लंबी लाइनों में अपनी जान दे चुके हैं। शुरू में लंबी कतारें भी बैंकों के बाहर मिली, और बैंकिंग जो सिस्टम है उसका जैसा एक्सपोजर हुआ है ऐसा शायद कभी ना हुआ हो। उसके बड़े अफसर, उसके बड़े कर्मचारी सब उस लेन देन के कारोबार में लिप्त हुए, पकड़े गए और पाए भी गए। अब खाली काला धन 1,000 और 500 के नोट का है, हम ऐसा नहीं मानते। अभी प्रधानमंत्री को कुछ सख्त कदम सर, आप बहुत दिन बाद आए हैं, इसलिए आपको एक चीज बता दूं कि 1.5 मिनट की समय सीमा हमने सबके लिए तय रखी हुई है। घड़ी चलती रहती है जब आप लोग बोलते हैं, और पहले सवाल में 1.5 मिनट का समय बीतने के बाद अपने आप ऑडियो बंद हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप कई दिन बाद आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपको ये सिस्टम पसंद आएगा। हमारे बाकी मेहमानों ने इसका स्वागत किया है। इससे लड़ाई झगड़ा कम होता है, समय ज़ाया कम होता है, और लोगों की बात बेहतर तरीके से समझ में आती है। जयवीर शेरगिल, आप भी बहुत दिन बाद आए हैं, तो आप भी अब तक रूल समझ गए होंगे। तो 1.5 मिनट में सर आप ये बता दीजिए कि त्यागी जी ये कह रहे हैं कि कदम अच्छा है, थोड़ी आफत हुई है, थोड़ी राहत भी हुई है, भविष्य के लिए एक अच्छा कदम देखते हैं।
संबित पात्रा तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है साहब, इतना काला धन पकड़ लिया, इतनी सारी चीजें एक्सपोज कर दी, और आपको क्या चाहिए? आप क्या कहते हैं 50 दिन बाद? देखिए रोहित जी, जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन के 50 दिन का सवाल है, तो ये रिपोर्ट कार्ड जो आप कह रहे थे, ये लाल लकीरों से भरी हुई है। इस देश के इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा, ये देश के लिए 50 दिन सबसे बुरे दिन थे, जब एक अहंकारी सरकार ने अपने ही देशवासियों को बेबस लाचार कर दिया और सरकार पे अपने ही संपत्ति के लिए निर्भर कर दिया। मुझे तो लगता है 50 दिन मुझे ब्रिटिश राज और अंग्रेज राज की तरह, जब सरकार अपनी उंगलियों पर नचाती थी और हम अपने ही देश में किराएदार, मकान मालिक अपने ही देश में किराएदार बन के रह जाता था, और आज वही हो रहा है। आज मैं पंजाब से हूँ, लुधियाने में धरना हो रहा है, जब कहाँ से 20 से 25 गाँव से लोग इकट्ठा होकर आए कि 1 महीने से हमें पैसे नहीं मिल रहे। अब बात आती है कि राजनीतिक दल अपने पे एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहते हैं, पर तथ्य जो होते हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। जो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जैसे रोजगार उठा लीजिए, इंडस्ट्री उठा लीजिए, कृषि क्षेत्र उठा लीजिए, जो मुस्कुरा रहा हो, और हर कहीं मंदा आ गया है और काले बादल छा गए हैं। आपने बात शुरू की कि 50 दिन के बाद शायद कुछ अच्छा हो जाए, पर एक समाज का एक बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है जो ये 50 दिन का नुकसान नहीं सह सकता, और ये नुकसान कभी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। वो है किसान, गरीब और आम आदमी। तो सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा। और इस 50 दिन के बाद 2 और बातें उठती हैं, कुछ ऐसे सवाल जिसका उत्तर नहीं मिला, जो मैं इसकी चर्चा करूंगा, और कुछ ऐसे सवाल हम नए। ठीक सर, अगले चंक में जब आपके पास आता हूं तब आप अपने सवाल उठाइएगा। विजय सरदाना, संबित पात्रा आ रहा हूं आपके पास, एक बार विजय जी को सुन लीजिए। विजय सरदाना, अगर जनता इतनी त्रस्त है, जनता इतनी परेशान है, जनता इतनी तंग है, आजिज आ चुकी है कि उसको लगने लगा कि अंग्रेजों से भी बुरा राज है, तो सड़क पे आ जाती सर, अब तक नारा लगाती, आग लगा देती, तोड़फोड़ कर देती, जिसकी आशंका लगातार अरविंद केजरीवाल जता रहे थे, ममता बनर्जी जता रही थी। यही लोग सड़क पे उतरे, जनता तो उतरी नहीं। देखिए, इस देश में जब हमने नोटबंदी की कार्रवाई जब प्रधानमंत्री ने करी, इस देश में कुछ चीजें बहुत निकल के सामने आई कि इस देश में लोगों की सोच क्या है, लोग कैसे काम करते हैं और ये देश कैसे चलता है। हमने बैंकों के काम करने के तरीके को देखा, हमने पॉलिटिकल पार्टीज के काम करने को तरीके के देखा। वो जो इकोनॉमी जो पूरी तरह से कैश पे निर्भर थी, सबसे ज्यादा वो सफर हुई है, जिसको आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं, जिसमें किसान भी हो सकता है, जो डेली वेजेस मजदूर है वो भी हो सकता है। आज ये चीजें हमारे सामने निकल के आई है, एक एक्सरे हो गया इस देश का नोटबंदी से। और आज हमारे सामने ये बात है कि हम किस तरह से इस पूरे जो चीजें सामने आई हैं, जो दुखी हो रहे हैं उनको किस तरह की हम सहायता दें, सहूलियत दें, और बाकियों को किस तरह से हम मैनेज करें। आज ये सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको सरकार को देखना पड़ेगा। संबित पात्रा बोलिए, 60 सेकंड है आपके पास। मैं 3 छोटी छोटी चीज़ें समय की लिमिट में रखता हूं। नंबर 1, देखिए रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है, मैं तो कह रहा हूं कि आप इंतजार करिए, रिपोर्ट तो ऑलरेडी आने लगा है। लगभग 35 साल से 40 साल हो गया, आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने पहली बार ये नारा लगाया था, गरीबी हटाओ। उसके बाद राजीव जी ने कहा गरीबी हटाओ, फिर सोनिया जी ने कहा गरीबी हटाओ, फिर सोनिया गांधी जी ने, फिर मनमोहन जी ने कहा गरीबी हटाओ, फिर राहुल जी कह रहे हैं गरीबी हटाओ। कुछ नहीं चेंज हुआ गरीबों के लिए। अब अगर बड़ा स्टेप नहीं लिया जाएगा तो गरीबों का भला कैसे होगा? तो ये आप जो लोग 50 साल तक रिजल्ट नहीं दे पाए, उनको एकदम इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। दूसरी बात, मैं एक उदाहरण देता हूं। कल एक ऐतिहासिक चीज हुई रोहित जी, एक तमिलनाडु के ब्यूरोक्रेट के घर में छापा पड़ा, 137 करोड़ रुपया हार्ड कैश पकड़ा गया, 177 केजी सोना पकड़ा गया, और वो व्यक्ति टीवी में राहुल जी और ममता जी को धन्यवाद दे रहा है। करप्ट लोग अपने आकाओं को धन्यवाद कर रहे हैं कि अरे देखिए हमारे आका तो हमें बचा रहे थे, ये मोदी जी आके हमें पकड़ लिए। तो जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ठीक है, आप लोग इतने वर्षों तक इन लोगों को बचा क्यों रहे थे, यही सवाल है। ठीक है केसी त्यागी साहब, मैं सवाल जो विजय जी से पूछा था मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। आपने कहा कुछ आफत है कुछ राहत है, और मैं आपसे सहमत हूं सर, वाकई कुछ आफत है कुछ राहत है। लेकिन अगर वाकई ये ब्रिटिश काल जैसा हाल होता, जैसा जयवीर शेरगिल कह रहे हैं, तो जनता खुद आके बता देती ना सर कि हम ये सहन नहीं करेंगे। अब आजकल जनता चुप बैठती है क्या? और अगर बैठी है तो कुछ मिला होगा उसको, कुछ लगा होगा, कुछ विजन देखा होगा उसमें भी नीतीश कुमार की तरह। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, तो अपने मित्र संबित पात्रा की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जितनी भी आलू की और जितनी भी टमाटर की फसल है वो बजाय वेयर हाउस में भिजवाने के किसानों ने सड़क पर भेज दी। ठीक बात है। इसलिए कि मंडी में उसको उचित दाम नहीं मिला। इसी बाजार में दिल्ली के बाजू में 1 और 1.5 रुपये किलो टमाटर, 1 और 1.5 रुपये किलो गोभी मिल रही है। और जो करीबन कोई 7 करोड़ के करीब ऐसा प्रोड्यूसर है किसान जो इन चीज़ों को बोता है, उसको फसल के उचित दाम छोड़िए, उसको कुछ भी नहीं मिला, सारी फसल बर्बाद होगी। जो मंडी में धान आया था, क्योंकि आप किसानों के सवाल पर उतनी संवेदनाएं आपकी नहीं होती हैं जैसी और विषयों पर होती है, इसलिए मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ। पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में जो धान आया वो मिल मालिकों ने मिलकर के मंडी वालों के साथ कह दिया कि इसमें 20% की नमी है। ठीक कह रहे हैं सर। सर 60 सेकंड खत्म हुए, मैं वापस आऊंगा। अगला राउंड फ्री राउंड होगा जिसमें आप लोग पर्याप्त पूरा समय बोल पाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस भी कर पाएंगे। मैं जयवीर के पास जाऊं उसके पहले विजय सरदाना, इस पर मैं एक कमेंट आपसे जरूर लेना चाहता हूं। कुछ लोग इस चीज को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि साहब यही तो नोटबंदी की कामयाबी है। जो टमाटर आपको 30 रुपए किलो मिल रहा था आज वो 5 रुपए किलो मिल रहा है या 10 रुपए किलो मिल रहा है। जो आलू आपको 25 रुपए किलो मिल रहा था वो आज आपको 12 रुपए किलो मिल रहा है। और उधर किसान छत्तीसगढ़ का सड़क पे फेंक रहा है सर टमाटर, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो इसको नोटबंदी की कामयाबी कहेंगे या फेलियर कहेंगे आप? देखिए, इस देश में हमेशा किसान हमेशा रिसीविंग एंड पे रहा है, हमेशा घाटे में रहा है, क्योंकि वही एक ऐसी सेक्टर है जहां पे प्रोड्यूसर को अपना रेट तय करने का अधिकार नहीं है। और ये जो हालात हुआ है ये खुशी की बात नहीं है, इस देश के लिए ट्रेजेडी है कि जो प्रोड्यूसर है उसका दाम भी अगर उसको नहीं मिलता तो ना तो ये महंगाई कंट्रोल है ना इस देश का इकोनॉमिक जस्टिस है। तो मुझे लगता है जो भी ये सोच रखते हैं उनकी सोच गलत है। जयवीर बोलिए अपनी बात। देखिए, पहले तो संबित ने सोनिया जी, राजीव जी का नाम लिया और शायद ये अपने ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भूल गए जिनकी बीच में सरकार रही। पहला। दूसरा, बार बार आ रहा है कि नोटबंदी की सफलता अब किससे मापी जाएगी? क्या जो 65,000 करोड़ से ज्यादा FIIs देश से चले गए? क्या जो गन्ना उत्तर प्रदेश में नहीं बिक रहा? क्या मैं लुधियाना का जहां धरना हो रहा है, जहां पे 1 लाख से ज्यादा लेबर को निकाल दिया गया, जो इनफॉर्मल सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्या कि उस सरकार को, उस किसान को जिसको 2 साल के सूखे के बाद एक सीजन लगा था और उसकी भरपाई अब नहीं मिलेगी, तो क्या आप किससे, अखबारों से मापेंगे कि जो वास्तविकता का है? डिजिटल ऑनलाइन के नाम पे आपने पूरे देश को इन लाइन लगा दिया। वो बेचारा धरना देने जाएगा कि बैंक से पैसे निकालने जाएगा या नोट बदलाने जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है। तीसरा, आज 50 दिन बाद मोदी जी ने कहा था अगर कोई अच्छा दिन नहीं आए तो मुझे चौराहे में खड़ा कर देना। तो 50 दिन बाद ये सरकार बताए कि वो अच्छे दिन कैसे। ठीक सर, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, दोबारा मैं आप ही से पूछ लेता हूं, हालांकि समय खत्म हो गया, पर क्रॉस क्वेश्चन मैं आप ही से कर लेता हूं कि वो मापने का यंत्र किसके पास है सर? आपसे लें, राहुल गांधी से लें, आप कह रहे हैं मीडिया से नहीं ले सकते, आप कह रहे हैं कि भाई सरकार खुद तय नहीं कर सकती, आप जनता की राय को नहीं मान रहे, तो फिर किससे तय होगा सर? रोहित जी, अच्छा सवाल पूछा है। और इसके 5 मैं कहता हूं स्तंभ हैं जो सेक्टर होते हैं। रोजगार का आंकड़ा, क्रेडिट ग्रोथ का आंकड़ा, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स जिसे कहते हैं सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मंडियों में किस भाव फसल बिक रही है और किस भाव नहीं बिक रही है। तो ये इस आंकड़े, लोग आज सड़क पे, और जो रोजगार, जो हमारी, फिर से दोहरा रहा हूं, लेबर पे थी, कितने लोग आज नौकरी में है और कितनों को निकाला गया 8 नवंबर के बाद, इसका चिट्ठा सरकार दे दे। और क्या आपने 8 नवंबर से पहले सोचा था कि 70 लोग या 100 लोग मर गए बैंक की लाइन में खड़े? आप कहेंगे वो शायद इसकी वजह से नहीं मरे, उनके परिवार कह रहे हैं इस वजह से मिले हैं, तो आप उसमें जांच करवाइए। वो मां कह रही है मेरा बच्चा हॉस्पिटल में इसमें मर गया क्योंकि डॉक्टर ने पुराने नोट नहीं लिए, ठीक है, तो आप उसकी जांच करवाइए। तो आज अगर तराजू में तोलूं, नुकसान ज्यादा, फायदे बहुत कम। ठीक है सर, नोटबंदी पे तो चलिए हम किसी को कह सकते हैं कि मोदी जी ने नोटबंदी कर दी इसलिए जो 100 लोग मरे उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। सर दिसंबर का महीना बीत रहा है, दिसंबर की सर्दी में कितने कितने लोग मर गए यूपी दिल्ली में सर, वहां तो कोई जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं, ना किसी का नाम ले सकते हैं। बहरहाल ये अलग विषय, इस पर किसी और दिन बहस करेंगे। संबित आप हाथ उठाएं, अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं केसी त्यागी जी के पास जाता हूं। 2 बार बड़े रोक रोक के उन्होंने बात रखी है अपनी, आप पूरी बात रख पाएंगे। बोलिए संबित, पूरा कीजिए।
देखिए जयवीर जी की एक अच्छी बात है कि वो आंकड़ों के साथ और साइंटिफिकली बात करते हैं, तो मैं भी साइंटिफिकली जवाब देता हूं। जयवीर जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इनिशियल पेन तो है। आपने कुछ आंकड़े रखे, उसमें कुछ तथ्य है कि हाँ कुछ लोगों को हो सकता है, उसको आपने बड़ा इन्फ्लेट करके दिखाया कि बहुत लोगों की नौकरी चली गई, वैसा नहीं है, कुछ लोगों को असर जरूर पड़ा है। मगर गेन, लॉन्ग टर्म गेन कैसा है मैं आपको बताता हूं। लेबर इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से आप हो, हम हो, चाहे केसीजी की पार्टी हो, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, न्यूनतम वेतन के बारे में हम सब लोग बात करते हैं, मगर हमने कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं किया कि न्यूनतम वेतन एक लेबरर को मिल सके। 8,000 उसे मिलना चाहिए, 3,000 4,000 उसे पकड़ा दिया जाता है और बाकी जो है कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जाता है। कैसे ये चेंज होगा? आज अमूल में जाके देखिए, आज आप असम टी गार्डन में जाके देखिए, 10.5 लाख वहां पे जो काम करते हैं लोग आसाम टी गार्डन में, उनका आज बन गया है अकाउंट, और सारा करेंसी जो है सैलरी का जो था वो उनके डिजिटल अकाउंट में गया है। अब उनको 100% भुगतान किया गया है। तो ये मिनिमम सैलरी वाली बात, लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उसमें हमारी जीत हुई है कि नहीं? तो स्वाभाविक रूप से हर दृष्टिकोण से अगर आप आंकड़ों से देखेंगे तो एक दूसरी बात मैं बता दूं, आप लोग इस डिमोनेटाइजेशन से पहले 7.6 हमारी जीडीपी थी, ये मानने को भी तैयार नहीं थे। आप हर बार बोलते थे अच्छा 7.6 तो हो ही नहीं सकता है, जहां हम छोड़ के गए थे वहीं थे। अब अचानक जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, अब आप कहते हैं इतना बढ़िया इकोनॉमी चल रहा था, इतनी बढ़िया जीडीपी थी, आपने तो जीडीपी पे अटैक कर दिया। तो तब आप सच बोल रहे थे या अब आप सच बोल रहे हैं, यह भी आपको सोचना। ठीक है त्यागी जी, आपको लगता है 50 दिन काफी होते हैं डिमोनेटाइजेशन जैसे फैसले को जज करने के लिए कि साहब इसका इंपैक्ट इस देश की इकोनॉमी पे, इस देश के लोगों पे, इस देश के लोगों की जिंदगी पे क्या और कितना होगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने देश से 50 दिन का समय मांगा है कि मैं 50 दिन में अमुक अमुक चीज़ ठीक करके दूंगा। तो एक चुने हुए प्रधानमंत्री को हमारी पार्टी ने भी 50 दिन का समय दिया है और इस बीच में हमने विरोध के कोई स्वर नहीं उठाए। यद्यपि पार्लियामेंट के अंदर जो 16 पार्टी का मोर्चा बना हुआ विपक्षी दलों का, उसमें जनता के सवालों पर हमारे सांसद सवाल उठाते रहे। अब 50 दिन के बाद हमारी पार्टी भी इसका जल्दी ही रिव्यू करेंगे कि किस किस क्षेत्र में फ़ायदा हुआ। मैंने कहा कि राहत भी है और आफत भी है, और इसको निसंदेह हम मानते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्रधानमंत्री ही पहल करे, हर देशवासी को, हर भारतवासी को अच्छे काम की पहल खुद ही करनी चाहिए। ये कोई प्रधानमंत्री ने किया है तो उसको हम बुरा कहें या अच्छा कहें, हम खुद ही मानते हैं कि ये देर से उठाया गया अच्छा कदम है और इसमें और भी होना चाहिए। लेकिन उसके जो प्लस पॉइंट हैं वो सब हम तारीफ़ करते हैं, लेकिन जो असुविधा जनता को हुई है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और आरबीआई की और बैंकों की कमी खामियों की तरफ दर्शाता है। और सम्मी जी, आप माने ना माने, एनसीआर में भी लाखों जो दिहाड़ी मजदूर है वो छोड़ करके चला गया है। सबसे ज़्यादा जो फसल सब्जी पैदा करने वाला किसान है उसके हाथ में कटोरा है। 2 साल की सूखे के बाद बारिश हुई थी। चूँकि मैं कृषि कार्यों से थोड़ा बहुत संबंधित रखता हूँ और मैंने धान मंडी का आपको बताया, एक तो किसान पहले से लुटा पिटा है और कोई राहत। आप तो कह रहे थे कि हम 50% प्लस देंगे, 3.5% की बढ़ोतरी रबी और खरीफ की फसल के दामों में आपने की है। सुप्रीम कोर्ट में जाके आपने एफिडेविट दे दिया कि 50% की बढ़ोतरी अगर हमने कर दी तो बाजार चौपट हो जाएगा। तो जो मार्केट फोर्सेस के अपीजमेंट के लिए जो आपकी पॉलिटिक्स है, आप जो बाजार को संचालित कर रहे हो, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस ना, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गरीब और अमीर गरीब आदमी की लूट। बाजार के हाथ में जो सारी शक्तियां संचालित होने की आ जाएंगी तो किसान मजदूर का उसमें कोई भला होगा, मुझे उसमें शक है। ठीक है, हम एक छोटे से ब्रेक पर हैं। ब्रेक के बाद मैं आऊँगा विजय जी आपके पास, उनसे कमेंट की शुरुआत करेंगे। 4-6 दिन 10 दिन पहले तक स्थिति ये थी कि लोग कह रहे थे कि साहब पैसे नहीं है, एटीएम में खड़े हुए हैं तो लाइन में नंबर नहीं आता, बैंक के अंदर जाते हैं तो बैंक वाले पैसे नहीं देते, आधा पैसा दे के वापस लौटा देते हैं। आज की तारीख में स्थिति में बदलाव आया, कोई इसमें दो राय नहीं है। एटीएम के बाहर लाइनें कम हुई हैं, बैंकों से अब थोड़े पैसे मिलने भी लगे हैं लोगों को। और इस सब के बीच 3 दिन में आमिर खान की पिक्चर 100 करोड़ रुपए कमा लेती है और हम यहाँ बहस कर रहे हैं कि नोटबंदी से देश को कितना नुकसान